हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होप सब बहुत बढ़िया होंगे। कैसे चल रही है आपकी तैयारी? क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? तो आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी अगर आप मेरे से जुड़े हुए हो। ठीक है, तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा अधिगम टॉपिक यानी क्लास नंबर 8 जो है। इससे पहले जो मैंने क्लास नंबर 7 दी थी जहां पे हमने अधिगम की प्रक्रिया के बारे में बहुत ही डिटेल डिस्कशन किया था, है ना। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, आपको क्लास नंबर 8 यानी अधिगम की प्रक्रिया से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, ओवरऑल कुछ 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपके सामने जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार वो प्रीवियस ईयर में रिपीट होते हैं। अगर आप किसी भी बुक को उठा के देखोगे तो वो क्वेश्चन आपको रिपीट होते मिलेंगे। मैं वैसे तो मैं कहूं कि जितने भी मैंने वीडियो दिए हुए हैं सभी में मैंने क्या किया, वो एकदम बेहतरीन डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं डिटेल डिस्कशन नहीं, बस क्वेश्चंस लेके आया हूं आपको। और इससे पहले जो मैंने क्लास नंबर 7 दी थी वहां पे मैंने डिटेल डिस्कशन दिया हुआ है अधिगम की प्रक्रिया से रिलेटेड, यानी अधिगम क्या होता है इसके बारे में हमने वहां पे डिटेल में बताया हुआ है। लेकिन इस क्लास में हम आपके लिए सीडीपी यानी जो हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास जो चल रहा है उसके कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और अगर आप पहली बार आए हो तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आप पहली बार आए हो तो लाइक शेयर तो कर देना यार, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर चलते हैं, फिर आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चलते हैं क्लास स्टार्ट करने। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 8 यानी अधिगम की प्रक्रिया एवं सिद्धांत। इसके कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर तो कर ही देंगे, ये कोई कहने की तो बात है नहीं। फिलहाल के लिए अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो फिर आप कर दीजिएगा। चलते फिर आगे, आज हम डिस्कस करने, देखो आप खुद देख लीजिएगा, सारी पीपीटी एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनी हुई है। सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने बहुत ही विधिवत तरीके से। आई होप, मैं आशा करता हूं आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगेगी। और इतने मैंने वीडियो दे दिए हैं सीटेट के, अगर आप उनको देखेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। आपको किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके नोट्स पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सेशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा अधिगम एवं अर्जन से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं, फिर हम क्लास को एकदम विधिवत तरीके से स्टार्ट करें। देखो, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं थोड़ा अधिगम एवं अर्जन से कोई बात, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको मैं बता दूं, क्योंकि अधिगम और अर्जन तो सीटेट में आना ही आना है। ये 100% 110% आएगा ही आएगा। देखो, तो एक वर्ड में आप समझ जाओगे, आपको दोबारा इस क्लास को पढ़ना नहीं पड़ेगा। अधिगम की बात करी जाए और अर्जन की बात करी जाए, देखो तो अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां पे आपको रूल रेगुलेशंस नियम पढ़ने पड़ते हैं। मतलब मान लीजिएगा, अगर आप भाषा को सीख रहे हैं यानी किसी भी चीज को पढ़ना या सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां पे आप क्या करते हो, रूल रेगुलेशन पढ़ते हो, यानी मतलब जैसे कोई भी चीज सीख रहे हो तो उसके नियम क्या है, कानून क्या है, उन सारी बातों को जब आप पढ़ के विधिवत तरीके से, तो वो प्रक्रिया जो होती है वो अधिगम की प्रक्रिया होती है। लेकिन अर्जन की प्रक्रिया जो है ये बिल्कुल अपोजिट है। अर्जन जो है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैं सही, ये यहाँ पे एक ऐसी बात कही जा रही है कि स्वाभाविक का मतलब क्या है कि अपने इन्वायरमेंट में जो आपके आसपास के लोग रह रहे हैं, मतलब आपका इन्वायरमेंट जो है और आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आप कैसे उनका अनुकरण करके सीखते हो, उनके स्वभाव नेचर का अनुकरण करके सीखते हो, तो वो अर्जन होता है। और अर्जन में आपको किसी भी नियम कानून की पढ़ने की कोई भी नीड नहीं होती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। कैसी? स्वाभाविक प्रक्रिया है जहां पे आपको कोई नियम रूल रेगुलेशन नहीं पढ़ने। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अधिगम और अर्जन में दोनों में फर्क यही है कि इसमें आपको नियम वगैरह पढ़ने पड़ते हैं और यहाँ पे आपको कोई नियम वगैरह नहीं पढ़ना है। आप पैदा होते हो, शुरुआत में स्कूल थोड़ी ना चले जाते हो, है ना। तो अर्जन जो है वो स्वभाव से हो जाता है, आपके आसपास में कैसे लोग रह रहे हैं। और समाज के बारे में जो सबसे ज्यादा बताया हुआ है वो हमारे जो वाइगॉत्स्की नाम के एक साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत ज्यादा बताया हुआ है। उन्होंने कल्चरल टूल को बहुत इंपॉर्टेंस दिया हुआ है कि समाज में रह के इंसान जो है उनका अनुकरण करके बच्चा सीखता है। ठीक है, तो अभी हम सीडीपी डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जहां पे आपको बच्चा एक्टिव दिख जाए, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास में जहां बच्चा आपको एक्टिव दिखे, आप उस ऑप्शन के साथ में जाइएगा, कभी भी आपका ऑप्शन गड़बड़ नहीं होगा। चलते फिर आगे फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पढ़िएगा फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को और जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। पढ़िएगा, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब दीजिए कि इनके आंसर जो है क्या होंगे और कमेंट बॉक्स में फटाक से बताइएगा। पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। देखो, लिखा हुआ है कि सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है, यानी लर्निंग की बात करी जा रही है। सीखने की बात करी जा रही है, यानी अधिगम की बात करी जा रही है। सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या? बचाव है, विस्तार है, संशोधन है या प्रसार है? आप बताइए, आप सीखते हो तो आप गलतियां करते हो कि नहीं करते हो, है ना। अब देखो, जब हमें गलतियां होंगी अधिगम में, लर्निंग में जब गलतियां होंगी तो उन्हीं से तो हम सीखेंगे, है ना। असफलताओं से तो हमें सफलता मिलती है ना। कोई भी आप काम करते हो तो आपको वही, मतलब गलतियां जो है वो स्वाभाविक होती हैं।
वो तो आएंगी आएंगी और उन्हीं से सीख कर के हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बचाव की बात थोड़ी ना होगी भाई, गलती सीखना एक तरह का बचाव थोड़ी ना होता है, विस्तार भी नहीं है, प्रसार भी नहीं, वो एक तरीके का संशोधन होता है कि हम गलतियों को कर करके सीखते हैं। यानी हमारे सामने जब हम कोई काम करेंगे तो गलतियां तो होंगी होंगी और उन्हीं के माध्यम से फिर हम आगे उनसे इंस्पायर होकर आगे सीखते रहते हैं, है ना। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। थर्ड ऑप्शन जो है इसका क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली संकेत करती है की और किसकी ओर, यानी पाठ्यचर्या जो होती है वो स्कूल की जो पाठ्यचर्या है वो संकेत कर, शब्दावली जो होती है वो संकेत करती है कि शिक्षा के क्षेत्र में यानी एजुकेशन के क्षेत्र में पाठ्यचर्या संकेत करती है किसकी ओर, बताइएगा। लिखा हुआ है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है उसकी ओर संकेत करती है क्या, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं क्या, उसके लिए मूल्यांकन प्रक्रिया होगी, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री होगी। देखो पाठ्य सामग्री की ओर संकेत करेगी क्या, पाठ्यचर्या। देखो सबसे ज्यादा बच्चा आपको एक्टिव दिख रहा है कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। यहां पे बच्चा आपको सबसे ज्यादा एक्टिव दिख रहा है कि ऐसा विद्यालय में जहां पे बच्चा अनुभव यानी एक्सपीरियंस कर रहा हो, बच्चा प्रतिदिन नए नए, आपको पता है कि प्याजे ने बोला हुआ है कि बच्चा जो होता है वो नन्हा साइंटिस्ट होता है, शुरू में वो खोज करता है यानी अन्वेषण करने के लिए तैयार रहता है। शुरू में आप भी बड़े क्रिएटिव रहे होंगे, हर चीजों के प्रति आप भी छोटी छोटी चीजों के प्रति सोचते होंगे ना, तो वही यहाँ पे बात करी जाए कि बच्चा जहां पे एक्टिव हो तो आप उस ऑप्शन के साथ में जाइएगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन एकदम क्लियर है, प्याजे ने बोला हुआ है कि बच्चा नन्हा साइंटिस्ट होता है। लेकिन एक नॉम चॉम्स्की नाम के साइंटिस्ट है, नॉम चॉम्स्की नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बोला है कि जो बच्चा होता है उसके अंदर शुरुआत में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है। क्या होती है, भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है। इस क्षमता के साथ में बच्चा पैदा होता है, यानी उसके अंदर ये क्षमता होती है कि शुरू में वो किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है वहां पे बिना भी आपको पढ़ाए हुए, यानी वो बच्चा इस क्षमता के साथ में पैदा होता है, उसके अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है। क्लियर इतनी बात, तो सेकंड ऑप्शन है एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ को, बताइएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ में क्या बात बोली जा रही है। देखिएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है और 100 टाइम रिपीट हुआ है। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, बताइएगा। यानी यहां पे क्या बात बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा यानी जो एजुकेशन है वो प्रगतिशील शिक्षा की कौन सी विशेषता की बात करी जा रही है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुच्छेद, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षा। देखो यहाँ पे निगेटिव पॉइंट, आप क्वेश्चन को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है कि परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, यानी उस परीक्षाओं में यानी बच्चों को बार बार उन पर फोर्स करिए कि वो अच्छे अंक लाएं, केवल ये विशेषता हो सकती है प्रगतिशील शिक्षा की। तो ये तो नहीं होगा यहाँ पे। बार बार ली जाने वाली परीक्षा, आप हर समय टेस्ट या परीक्षा ही लेते रहोगे तो ये तो नहीं हो सकता वहां पे। केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुच्छेद, केवल ओनली की बात करें तो ये तो गलत है भाई, है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, बिल्कुल सही बात है। बच्चा यहाँ पे 100% एक्टिव दिख रहा है कि टीचर जो है, मैं आपको पहले बता दूं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर है। अगर बात की जाए, अगर टीचर जो है वो अपने जो लेसन प्लान्स हैं वो उनमें लचीलापन, यानी आजकल के टीचर्स को क्या है, बच्चों के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है, यानी बच्चा जैसे समझता है उस अकॉर्डिंग उसको समझाने की जरूरत है। तो इसीलिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल में भी लचीलापन होना चाहिए और बच्चों के प्रति उनके बैठने में, उनकी व्यवस्थाओं में, सब में लचीलापन होना चाहिए, यानी बच्चे के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चा आपको एक्टिव दिख रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर है। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, आप बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कि शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, एजुकेशन का क्या मतलब है, बताइएगा। लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। देखो यहां पे बात करी जा रही है कि एजुकेशन का उद्देश्य क्या है, आप शिक्षा को क्यों प्राप्त करते हो ना, तो वही बात बोली जा रही है। विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, केवल व्यावसायिक कुशलता का ही विकास करोगे बच्चों में, है। आगे विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का केवल करोगे, केवल सामाजिक जागरूकता का। विद्यार्थियों को केवल परीक्षा के लिए तैयार करोगे। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, यानी उनके जीवन में, रियलिटी में, उनके जीवन में क्या क्या चीजें चल रही हैं उनके प्रति उनके समझ को विकसित करना, यही हमारा मेन उद्देश्य होता है शिक्षा का। यानी शिक्षा प्राप्त करने का मेन औचित्य यही है कि हमको समाज में उठने बैठने का नॉलेज हो जाए, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है। ये सारे की सारी ऑफिशियल आंसर की है, मैं अपने पास से कुछ भी नहीं बता रहा हूं आपको। अगर ऐसा कुछ लग रहा है, कहीं पर भी आपको डाउट हो किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को फिर से उठा लूंगा। फिलहाल के लिए तो ये ऑफिशियल आंसर की है, गड़बड़ तो हो ही नहीं सकता। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में क्या बोला जा रहा है।
चरित्र का विकास होता है। बताइएगा, चरित्र जो होता है उसका कैरेक्टर जो है उसका विकास यानी कैसे होगा? इच्छा शक्ति द्वारा होता है, वर्ताव एवं व्यवहार द्वारा होता है, नैतिकता द्वारा होता है, इन सभी के द्वारा। देखो, आपकी इच्छा शक्ति, अपनी आप किस तरीके से सोचते हो, है ना, आप किस तरीके से वर्ताव बिहेवियर करते हो, नैतिकता यानी आपके मौलिक गुण कैसे हैं, आप कैसे व्यवहार करते हैं दूसरों के प्रति, कैसे आपका बोलबाला है दूसरों के प्रति, इन सभी के द्वारा। तो है ना, फोर्थ ऑफ, देखो ये तो समझ रहे होंगे, एज अ टीचर आप टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना तो आपको समझ में ये आ रहा होगा कि नॉर्मल क्वेश्चन से आसानी से आप इजीली समझ सकते हो इनको, इनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे लग रहा है जहां तक की, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहां आप इजीली आंसर दे पाओगे। इनको देख के आपको लग रहा होगा ये तो हम आसानी से ऐसे कर पाएंगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वहां पे आप इस तरीके से नहीं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। पढ़िए, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, बाल्यावस्था में किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? बताइएगा, यानी बाल्यावस्था है, बचपन में किसी भी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? उत्तरदायित्व की अनुभूति होती है, ईमानदारी, सहभागिता या आज्ञाकारिता। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन जो एकदम क्लियर है कि बचपन में शुरू में बच्चे के अंदर आज्ञाकारिता होनी चाहिए कि वो दूसरों की बातों को मान रहा है ना। पता चले शुरुआत में बच्चा किसी की मान ही नहीं रहा है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की बात करी गई थी यहाँ पे, तो यही हमारी विशेषता है, फोर्थ ऑप्शन जो एकदम क्लियर है। ईमानदारी और अनुभूति, सहभागिता तो आती रहेगी, लेकिन आज्ञाकारिता होनी चाहिए बाल्यावस्था में। क्लियर। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में क्या बोला गया, पढ़िए जरा, पढ़िए और जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? यानी बताइएगा इनमें से कौन सा ऐसा गुण रहे जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का गुण नहीं है। निगेटिव पॉइंट हमसे पूछा गया है, मानसिक स्वास्थ्य का नहीं है, कौन सा ऐसा गुण यहाँ पे प्रॉपर्टी दी हुई है जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की नहीं है? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, तो ये तो है, आत्मविश्वास और सहनशीलता ये भी है, वास्तविक जीवन की स्वीकृति ये भी है, लेकिन बहुत विनीत और स्वयं में ही सीमित, केवल अपने आप से ही मतलब रखो, क्या ऐसा हो सकता है ना, कि आप केवल अपने आप से मतलब रख रहे हो तो वही सही है क्या? निगेटिव पॉइंट तो यही है हमारा, इसीलिए थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है। आगे लिखा हुआ है कि अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत प्रतिपादन किया था किसने? पढ़िएगा जरा फटाक से क्वेश्चन नंबर 8 को, कि अधिगम यानी लर्निंग जो है उसका अंतर्दृष्टि सिद्धांत प्रतिपादन किया गया किसके द्वारा? क्या वो गेस्टॉल्ट थे, पावलोव थे, जीन प्याजे थे, वाइगोत्स्की थे? फटाक से कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या होगा। पढ़िएगा, देखो अगर बात करी जाए अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो था वो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों के द्वारा दिया गया था, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है। यहाँ पे ना तो पावलोव हैं और ना ही जीन प्याजे हैं, ना ही वाइगोत्स्की हैं। जीन प्याजे ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन दोनों लोगों ने दिया है, और दोनों ही लोग क्या हैं, एक रचनाकार हैं। कैसे हैं? रचनाकार हैं ये लोग। इन्होंने, प्याजे ने क्या किया हुआ है, हेरिडिटी को इंपॉर्टेंस दी हुई है, और वाइगोत्स्की ने समाज को, सोशल यानी हमारा जो समाज है उनमें रहने वाले लोग जो हैं उनको इंपॉर्टेंस दी हुई है कि बच्चा जो होता है उन्हीं से सीखता है जैसा हमारा समाज होता है। क्लियर इतनी बात। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में क्या बात बोली गई है, पढ़िए फटाक से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में क्या बोला गया है? देखो लिखा हुआ है कि प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत, अभी मैंने बताया कि प्याजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में बताया हुआ है, तो पढ़िएगा जरा फटाक से और आंसर दीजिए कि क्या बात बोली जा रही है। देखो क्या बोल रहे हैं कि प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। यानी प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार, यहां पे क्या कह रहे हैं के अनुसार, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाए, यानी सही किया जा सकता है, उसकी बात करी जा रही है। तो यहाँ पे देखो प्याजे के अनुसार है तो सबसे पहले होगा, देखो समावेशन इस स्कीमा में ऐड करना होता है। समावेशन में समायोजन, समायोजन का मतलब है कि आपके दिमाग में कोई जानकारी पहले से थी लेकिन आपने उसको किसी भी चीज में उसमें थोड़ा सा, मतलब कि आपने अपने अकॉर्डिंग, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उसमें कुछ ऐड किया है ना, तो संरचना में क्या किया आपने, कुछ संशोधन किया होगा, तो वही जो है समायोजन कहलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा।